नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 908 पेपर की तीसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम आपकी 2 क्लास करा चुके हैं 908 पेपर यानी कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण की। ये द्वितीय वर्ष वालों की क्लास है, MP DLED सेकेंड ईयर। तो इस क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करते आ रहे हैं। अब भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। 908 पेपर आपका 70 नंबर का होता है, 28 अंक लाने होते हैं पास होने के लिए। जितने बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी क्लास से जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, इन्हीं क्लास से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेम टू सेम भी मिलेंगे, काफ़ी क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड भी मिलेंगे। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कर जाना है। इन्हीं से आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। और आपने नोट्स तो ले लिए, नोट्स परचेस कर लिए, नहीं किए तो आप नोट्स भी परचेस कर लेना। नोट्स से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नोट्स से ही मिलते हैं हर साल क्वेश्चन एग्जाम में, और नोट्स पढ़कर ही सब स्टूडेंट पास होते हैं एग्जाम में। तो चलिए हम आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है। संस्कृति शब्द का क्या अर्थ है? संस्कृति शब्द का अर्थ आपको बताना। ठीक है, कि संस्कृति शब्द का अर्थ क्या है। संस्कृति का अर्थ है किसी समाज, परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा, कला और जीवन जीने का तरीका है। ठीक है, संस्कृति का अर्थ है किसी समाज की परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा, कला और जीवन जीने का तरीका। ये आपका क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाता है। ठीक है, जैसे आप करते हैं, जैसे आप रहन सहन, आपका व्यवहार है, ये सब क्या है? आपकी संस्कृति है। ये आपको कहाँ से मिली है? आपके पूर्वजों से मिली है। ठीक है, आपको समाज से मिली है। ठीक है, क्लियर? थोड़ा और उदाहरण से समझेंगे इसको। संस्कृति होती क्या है? भारत में दीपावली, होली मनाना और बड़ों का सम्मान करना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है, आप अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, आप किसी जगह जाते हैं दूसरों का सम्मान करते हैं, तो यही क्या है? ये आपकी संस्कृति। आप त्यौहार मनाते हैं धूमधाम से, बढ़िया तरीक़ा से। तो दीपावली, होली मनाना, बड़ों का सम्मान करना, यही तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है भाई, ये इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रेरक कौन है? विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रेरक आपको बताना है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जो प्रमुख प्रेरक हैं वो कौन है? जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे। विकासात्मक मनोविज्ञान के जो प्रमुख प्रेरक हैं वो जीन पियाजे को माना जाता है। ठीक है, जीन पियाजे को माना जाता है। इनके बारे में थोड़ा उदाहरण सहित समझेंगे। जो पियाजे हैं साथी, जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे भी कभी कभी एग्जाम में लिख देता है, कभी कभी ओनली पियाजे भी लिख देता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जीन पियाजे पियाजे एक ही बात होगा। ठीक है, पियाजे ने बच्चे के सोचने और सीखने के विकास की अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, पियाजे ने क्या बताया? पियाजे ने बच्चों के सोचने और सीखने की विकास की अवस्थाएं बताई गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आंकड़ों के प्रकार लिखिए। आंकड़ों के प्रकार के बारे में आपसे पूछ रहा है कि आंकड़ों के प्रकार लिखिए। तो आंकड़ों के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, आंकड़ों के कितने प्रकार होते हैं? आंकड़ों के 2 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो प्राथमिक आंकड़ा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डाटा भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े यानी सेकेंडरी डाटा। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े होते क्या हैं? ठीक है, प्राथमिक आंकड़े भी होते हैं जो सर्वे करके खुद इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है, सर्वे करके खुद इकट्ठे किए जाते हैं। वो कौन से आंकड़े होते हैं? वो प्राथमिक आंकड़े होते हैं। और जो किताबों या रिपोर्ट से लिए गए आंकड़ों को क्या कहते हैं? द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से समझे। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? जो सर्वे करके खुद इकट्ठे किए जाते हैं। और जो किताबों या रिपोर्ट से लाए गए आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है सारे के सारे, सबको आपको अच्छे से पढ़ते जाना है। बस एक बार में समझाएंगे आप अच्छे से। ठीक है, नोट्स आपको परचेस कर लेने हैं। नोट्स नहीं परचेस करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। मैं आपको बता दूं, जो MP DLED में जो एग्ज़ाम होते हैं इनमें डायरेक्ट फेल होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बैक वगैरह तो कुछ लगती नहीं। आप फेल हो जाएंगे तो आपको फिर से पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, बैक कुछ नहीं होता है इसमें, सीधा फेल होते हैं आप। जिस सब्जेक्ट में भी आपके मार्कशीट पर जो रिजल्ट वाली मार्कशीट है उस पर सीधा फेल लिख के आता है। ठीक है, तो अभी तक आपने नोट्स नहीं लिए तो नोट्स वाला नंबर नोट कर लो। ठीक है, 72 40 28 72 81,
ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे सर हमें नोट्स लेने हैं फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप नोट्स लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ना स्टार्ट कर दो। एक साथ में ही आपको सारी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपकी कोई सी भी हो, 908, 911, 910 कोई सी भी हो, और बाकी की 7 सब्जेक्ट आपकी सेम रहती हैं सभी स्टूडेंट की, ठीक है। तो आप नोट्स लेके पढ़ाई स्टार्ट कर दो। साथ में ये क्लासेस देखते चले जाना, क्योंकि क्लासेस तो आपको हर दिन एक क्लास मिलेगी, नोट्स आपको एक ही बार में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, क्या है, पाठ्य पुस्तक क्या है, पाठ्य पुस्तक क्या होती है, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ये आपसे 1 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लेता है और कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक क्या होती है इसके बारे में आपको लिखना है। तो पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की गई वह पुस्तक जिससे क्या विद्यार्थियों को किसी विषय का ज्ञान मिलता है। पाठ्यक्रम के अनुसार जो तैयार की गई पुस्तक जिससे विद्यार्थियों को किसी विषय का ज्ञान मिलता है उसे क्या कहते हैं, उसे पाठ्य पुस्तक कहते हैं, ठीक है। और अच्छे से पढ़े आप, एक ही बार में समझ में आएगा पूरा, क्योंकि हमने बहुत ही डिटेल से नहीं लिखा है, बहुत ही शॉर्ट आंसर लिखे हैं और अच्छे से लिखे गए इजी भाषा में, ठीक है। इजी शब्दों का प्रयोग करते हुए पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की गई वह पुस्तक जिससे विद्यार्थियों को किसी विषय का ज्ञान मिलता है उसे पाठ्य पुस्तक कहते हैं, ठीक है। जैसे मैथ की पुस्तक हो गई आपकी, गणित की होगी, जैसे अभी हम 908 पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान की, तो ये क्या है, ये पुस्तक ही तो है, पाठ्य पुस्तक है आपकी, जो एक पाठ्यक्रम के अनुसार ही तो तैयार की गई है, ठीक है। क्लियर। जैसे कक्षा 8 के इतिहास या भूगोल की किताब, ये देख सकते हैं आप उदाहरण में, जैसे कक्षा 8 की इतिहास या भूगोल की किताब, कोई सी भी किताब आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिगम के लिए आकलन की मुख्य विशेषता लिखिए। अधिगम यानी कि सीखना। मैं आपको बता दूं साथियों, अधिगम क्या होता है, अधिगम होता है सीखना, ठीक है। अधिगम या सीखना एक ही बात होती है, ठीक है। अधिगम या सीखना एक ही बात होती है। क्लियर। अधिगम के लिए आकलन की मुख्य विशेषता लिखिए, ठीक है। तो अधिगम के लिए आकलन की जो मुख्य विशेषता वो देखें। पहले हम यहाँ पे अधिगम के लिए आकलन की जो मुख्य विशेषताएं, अधिगम के लिए आकलन की जो मुख्य विशेषताएं ये विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति को लगातार जांचकर सुधार करने में क्या करता है, मदद करता है। जैसे कि अधिगम यानी बच्चा आपकी क्लास में वो सीख रहा है, तो आकलन करना जरूरी है कि बच्चा ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है। तो विद्यार्थियों को सीखने की प्रगति को क्या करता है, लगातार जांच कर सुधार करने में क्या करता है, मदद करता है आकलन, ठीक है। जैसे आप बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे, टेस्ट कर रहे, तो ये सब आकलन के ही हिस्सा होते हैं, ठीक है। कक्षा में प्रश्न पूछना, गृह कार्य देना, प्रोजेक्ट बनवाना, ये सब क्या है, आकलन है, ठीक है। इससे ही पता चलेगा बच्चा कितनी गहराई में सीख रहा है बच्चा या नहीं सीख रहा है, वो गलतियां कर रहा है, तो आप उससे सुधार कर सकते हैं, ठीक है। सुधार करने में उस बच्चे की मदद कर सकते हैं। अब आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो आ गए हैं, यहाँ पे देखेंगे हम, यानी कि आवा सादा वाले क्वेश्चन है, ठीक है। आवा सादा वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MCQ, जिसे MCQ बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से एक सही होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। 15 नंबर के आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। ये परिभाषा दी है, तो ये परिभाषा किसने दी आपको ये बताना है। तो ये परिभाषा दी आपकी USA परिषद ने, ठीक है। किसने दी है, USA परिषद ने। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, USA परिषद। तो इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लें परिभाषा को। सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उसकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। तो ये परिभाषा किसने दी है, USA परिषद ने दी है, ठीक है। थोड़ी सी व्याख्या थे और समझेंगे इसको, इसका आंसर आप देख सकते हैं, USA परिषद ने दी है, थोड़ी व्याख्या समझाएंगे, ठीक है। अमेरिका की, ये कहाँ की, अमेरिका की USA परिषद, ठीक है। USA परिषद कहाँ की, अमेरिका की USA परिषद ने सामाजिक अध्ययन के लोगों और उनके सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के
बीच संबंधों का अध्ययन बताया है। ठीक है, क्लियर, ये व्याख्या हो जाएगी इसकी। और जैसे मनुष्य और प्रकृति के संबंध, जैसे खेती और मौसम जीवन। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, सबको आपको समझना है सारे क्वेश्चन को व्याख्या सहित। ठीक है, आप नोट्स परचेस कर लेते तो आपका ही फ़ायदा है। नोट्स को आप और अच्छे से पढ़ लेंगे 2-3 बार तो जल्दी समझ में आ जाएगा। थोड़े से पैसे खर्च करने में क्या जाता है, आप DLED करने में 1 लाख 2 लाख खर्च कर रहे हो तो थोड़ा पैसा आप अच्छी जगह लगाओ, तो वहाँ पे आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। 1 साल आप मेहनत करके जहाँ तक पहुँचे हो, 1 साल लगता है भाई, ऐसे ही नहीं है। तो आप नोट्स परचेस कर लो अच्छे से। ठीक है, और अच्छी तैयारी करो, अच्छा स्कोर होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। 80+ तो कम से कम बननी चाहिए आपकी। ठीक है, विद्यालय समाज का दर्पण है। विद्यालय समाज का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था, ये आपको बताना है। ये कथन किसका है, यानी विद्यालय समाज का दर्पण है, ये कथन किसका है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, थोड़ी इसकी व्याख्या सहित हम जानेंगे तो ये कथन किसका है और आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये कथन किसका है, विद्यालय दर्पण, ये जॉन डीवी का है। ठीक है, जॉन डीवी का कथन है। और जॉन डीवी ने इसे कैसे क्या कहा था, तो आप यहाँ पे व्याख्या देखें। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय समाज का दर्पण है क्योंकि विद्यालय में समाज की गतिविधियाँ और मूल्य दिखाई देते हैं। ठीक है, विद्यालय में समाज की गतिविधियाँ और मूल्य दिखाई देते हैं, इसलिए जॉन डीवी ने कहा था कि विद्यालय समाज का दर्पण है। ठीक है, जैसे विद्यालय में अनुशासन, सहयोग, नियमों का पालन समाज जैसा ही होता है। ठीक है, क्लियर, इसलिए जो विद्यालय है वो समाज का क्या है, एक दर्पण है। ठीक है, सेम टू सेम जैसे आप हैं वैसे ही तो दिखेंगे दर्पण में। इसका मतलब ये है जैसे समाज में होता है वैसे विद्यालय में उसके अकॉर्डिंग ही सेम टू सेम जैसा ही है, थोड़ा बहुत ही अंतर। इसलिए जॉन डीवी ने कहा कि विद्यालय समाज का दर्पण है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की अच्छी शिक्षण विधि की मुख्य विशेषता बतानी है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की अच्छी शिक्षण विधि की आपको एक मुख्य विशेषता बतानी, तो सामाजिक विज्ञान की अच्छी शिक्षण की जो मुख्य विशेषता है वो आपको बतानी है। मनोवैज्ञानिकता, सामाजिक में मनोवैज्ञानिकता एक अच्छी शिक्षण विधि है। क्रियाशीलता भी एक अच्छी है, व्यवहारिकता भी एक अच्छी है, और उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी यानी तीनों की तीनों सही है इसमें। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी व्याख्या सहित समझ लेंगे आप। अच्छी शिक्षण विधि मनोवैज्ञानिक, क्रियात्मक और व्यवहारिक सभी गुण होने चाहिए। ठीक है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को केवल पढ़ना नहीं बल्कि गतिविधि, चर्चा और उदाहरण से समझना भी होता है। ठीक है, समझाना भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक तैयार करने के मुख्य दार्शनिक आधार सिद्धांत हैं। सामाजिक विज्ञान की मुख्य पाठ्य पुस्तक तैयार करने के मुख्य दार्शनिक आधार हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, गहन विचार और आपका तर्क व चिंतन का स्थान। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़े व्याख्या सहित समझेंगे। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी पाठ्य पुस्तक में वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, गहराई से सोच विचार और तर्क करने की क्षमता सभी को महत्व दिया जाता है। ठीक है, अच्छी पाठ्य पुस्तक में वैज्ञानिक सोच, गहराई से विचार और तर्क करने की क्षमता सभी को महत्व दिया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप समझेंगे इतिहास की किताब में घटनाओं के कारण और परिणाम समझ आना। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किसी सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, यह परिभाषा दी जाती है। अगर आपसे मूल्यांकन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये भी लिख सकते हैं, मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यानी कि मूल्यांकन यह बताता है कि बच्चे ने अब तक क्या सीखा है, कितना सीखा है और कैसे। ठीक है, तो ये मूल्यांकन है। तो ये परिभाषा किसने दी थी ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको 4, तो इन 4 में से आपका जो राइट आंसर रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्यूएलिन एवं हन्ना ने की। ठीक है, इस ये परिभाषा किसने दी थी, क्यूएलिन एवं हन्ना ने दी थी। ठीक है,
इसकी थोड़ी व्याख्या सहित समझेंगे इसे। मैं आपको व्याख्या सहित समझा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव को भी, ताकि आप भूले ना और अच्छे से एग्जाम में लिख के आए, इनसे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आए, ठीक है। क्यूएलिन और हन्ना के अनुसार मूल्यांकन से यह पता चलता है कि विद्यार्थी ने शिक्षण के उद्देश्यों को कितना प्राप्त किया है, ठीक है, यानी कितना उन्होंने सीखा है। परीक्षा, प्रोजेक्ट और मौखिक प्रश्नों से विद्यार्थी की प्रगति जानना आसान होता है, ठीक है। तो यही क्या है, ये मूल्यांकन है। क्लियर। अब आपके रिक्त स्थान हो गए, रिक्त स्थान भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रिक्त स्थान जैसे हम आपको यहाँ पे बताएंगे रिक्त स्थान, ठीक है। खाली जगह आपकी आएगी, आपको रिक्त स्थान बनना है। समाज के आधारभूत तत्वों का अध्ययन, समाज के आधारभूत तत्वों का अध्ययन समाज शास्त्र कहलाता है, ठीक है। इस खाली जगह में क्या आएगा, समाज शास्त्र आएगा। समाज के आधारभूत तत्वों का अध्ययन क्या कहलाता है, समाज शास्त्र कहलाता है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या समझेंगे। समाज शास्त्र वह विषय है जिसमें समाज, उसके नियम, संबंध और संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, समाज शास्त्र हो जाएगा, ठीक है। समाज शास्त्र में क्या क्या होता है, समाज, उसके नियम, संबंध और संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है समाज शास्त्र में। क्लियर। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको समझते चलना है सारे क्वेश्चनों को कि हाँ इसका अर्थ ये होता है समाज शास्त्र में। अगर समाज शास्त्र रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसमें क्या लिखना है, इसलिए हम ये व्याख्या कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आपको समझते हुए चलना है। इन नोट्स को एक बार परचेस जरूर कर लें आप, ठीक है। उदाहरण भी आप देख सकते हैं। परिवार, विद्यालय, धर्म और संस्कृति का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है, ठीक है। तो आप नोट्स परचेस जरूर कर लें भाई। नोट्स के लिए एक बार और नंबर नोट कर लें। मैं नंबर नोट करा रहा हूँ 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। आप नोट्स परचेस कर लो, इस नंबर पे व्हाट्सअप करो। कॉल तो इस पे लगेगा नहीं, आप ओनली व्हाट्सअप करें और नोट्स परचेस कर लो, ठीक है। नोट्स खरीद लो भाई, नोट्स इंपॉर्टेंट है। नोट्स अगर आप पढ़ लेते हो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे नोट्स पढ़ के, ठीक है। और नोट्स पढ़ के आप जाते हो एग्जाम में तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे और एग्जाम आप लिख भी पाएंगे, ठीक है। आप ये सोचते हो कि नहीं हम तो ऐसे ही लिख दें, तो भैया बिना पढ़े कुछ नहीं होता। अगर आप एक दो बार नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। मैं बोल रहा हूँ, लिख वो ही पाता है जिसे आता है, जो जानता है, ठीक है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। क्लियर। आपके ऊपर आपको नोट्स लेना है या नहीं लेना है, आपको थोड़े बहुत पैसे खर्च करके अच्छी तैयारी करनी है या नहीं करनी, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। और आपने क्लास को तो अभी लाइक ही नहीं किया है, बताओ यार। लाइक तो कर दिया करो कम से कम, लाइक करने में क्या जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्र के लिए तत्वों की आवश्यकता। राष्ट्र के लिए तत्वों की आवश्यकता आपको बतानी है कि राष्ट्र के लिए तत्वों की आवश्यकता तो कितनी है, 4, ठीक है। तो इसमें आएगा 4 ऑप्शन में आ जाएगा, 4 खाली जगह में आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4। राष्ट्र के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्लियर। उदाहरण सहित समझेंगे और 4 और आपके जो 4 तत्व हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। लाइक करो भाई क्लास को। जितने भी स्टूडेंट जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। राष्ट्र के निर्माण के लिए सामान्यतः 4 तत्व होने की जरूरत है, ठीक है। 4 तत्व माने जाते हैं। राष्ट्र के निर्माण के लिए सामान्य 4 मुख्य तत्व माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे। राष्ट्र के निर्माण के लिए जो 4 तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला, जनसंख्या, ठीक है। निश्चित क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता, ये 4 तत्व हैं। इन 4 तत्वों से मिलकर एक राष्ट्र बनता है, ठीक है। कौन कौन से 4 तत्व हैं, जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र और सरकार और संप्रभुता, ठीक है। इन 4 तत्वों से ही मिलकर क्या बनता है, एक राष्ट्र बनता है, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है संज्ञान शब्द का अर्थ बताइए। संज्ञान यानी कि ज्ञान, ठीक है। संज्ञान यानी कि ज्ञान। तो संज्ञान शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। और ज्ञान यानी कि थोड़ी सी व्याख्या समझेंगे इसकी। संज्ञान का अर्थ होता है सोचने, समझने और ज्ञान प्राप्त करने की मानसिक प्रक्रिया, ठीक है। संज्ञान का अर्थ होता है सोचने, समझने और ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, मानसिक प्रक्रिया। जब बच्चा किसी समस्या को समझकर उसका हल निकालता है तो वह संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, ठीक है। क्लियर। आप ये लिख सकते हैं ऐसे, आपको नंबर मिलेगा खूब अच्छे से, ठीक है। पूरा नंबर मिलेगा।
और यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोजना विधि के जनक। प्रायोजना विधि के जो जनक होते हैं वो कौन होते हैं? किलपैट्रिक होते हैं, ठीक है, किलपैट्रिक प्रायोजना विधि के जनक है वो किलपैट्रिक है, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रायोजना विधि के बारे में पढ़ेंगे, व्याख्या सही समझेंगे, ठीक है। प्रायोजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। प्रायोजना विधि का जो विकास विलियम्स किलपैट्रिक ने किया था, ठीक है। जो किलपैट्रिक है उसका नाम जहाँ से शुरू होता है विलियम्स, ठीक है, विलियम्स किलपैट्रिक ने किया था। इसमें विद्यार्थी किसी कार्य या परियोजना को स्वयं करके सीखते हैं। प्रायोजना विधि में क्या होता है? विद्यार्थी किसी कार्य या परियोजना को स्वयं करके सीखते हैं। जैसे उदाहरण में विद्यार्थी से अपने गांव का अध्ययन इन प्रोजेक्ट बनवाना, ठीक है, अपने गांव का अध्ययन करवाना, ठीक है। क्लियर? इन नोट्स को अच्छे से आप पढ़ते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हार्वर्ड के अनुसार पाठ्य योजना के पद होते हैं। तो हार्वर्ड के अनुसार पाठ्य योजना के 5 पद होते हैं, ठीक है। कितने पद होते हैं? 5 पद होते हैं। उन 5 पदों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ी सी व्याख्या सही समझेंगे यहाँ पे। शिक्षा शास्त्री हार्वर्ड के अनुसार पाठ्य योजना के मुख्य कितने पद होते हैं? 5 पद होते हैं, ठीक है। शिक्षा शास्त्री हार्वर्ड के अनुसार पाठ्य योजना के कितने पद होते हैं? 5 पद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना और सामान्यीकरण, फिर उसके बाद प्रयोग। ये क्या हो गए? 5 प्रकार हो गए, ठीक है। 5 पद हो गए हार्वर्ड के अनुसार, ठीक है। ये 5 पदों का ध्यान रखेंगे आप, ये हार्वर्ड के अनुसार हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी यहाँ पे देखें, इन चरणों के आधार पर शिक्षक पाठ को व्यवस्थित तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। ये 5 चरण होते हैं। इन 5 चरणों के आधार पर ही शिक्षक पाठ को बहुत ही व्यवस्थित क्रम तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान शिक्षण की अच्छी विधि का अर्थ। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की अच्छी विधि का अर्थ एवं कोई 2 विशेषता लिखिए, ठीक है। पहले आप अर्थ जाने सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि का और उसके बाद 2 विशेषताएं लिखेंगे इसकी, ठीक है। तो पहले अर्थ जानते हैं, फिर उसके बाद विशेषताएं लिखेंगे। सामाजिक विज्ञान को विद्यार्थियों को समझने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं, सामाजिक विज्ञान को विद्यार्थियों को समझाने के लिए, सामाजिक विज्ञान को विद्यार्थियों को समझाने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उन्हें सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि कहते हैं। आप सब जानते हैं शिक्षण विधि क्या होती है? पढ़ाने का एक तरीका होता है शिक्षण विधि, ठीक है। सरल जो कठिन सब्जेक्ट होती हैं उनमें अलग अलग तरह की सरल तरीक़े से बनाने के लिए शिक्षण विधियों का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ताकि बच्चे को समझ आ सके, ठीक है। अच्छी शिक्षण विधि वह होती है जिससे जो विद्यार्थी विषय को आसानी से समझें और रुचि के साथ सीखें, ठीक है। तो सारी भी जो विधियाँ होती हैं वो शिक्षण विधियाँ ही होती हैं जिनसे बच्चों को आसानी से समझाया जाता है, ठीक है। तो आप इसे एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको पूरा दे रखा है, सामाजिक विज्ञान को विद्यार्थियों को समझाने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उन्हें सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विधि कहते हैं। यहाँ तक आपकी परिभाषा हो जाएगी। इसका अर्थ हो जाएगा अच्छी शिक्षण विधि वह होती है जिससे विद्यार्थी विषय को आसानी से समझ सके और रुचि के साथ सीखें, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं देखेंगे अच्छी शिक्षण विधि की जो सामाजिक की, तो इसकी 2 विशेषताएं पूछी हैं, तो दोनों विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहली जो है वो सरल और रोचक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सरल और रोचक। और दूसरी आपकी होनी चाहिए विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ें, सरल और रोचक होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी विषय को आसानी से क्या कर सके, समझ सकें, ठीक है। इतिहास पढ़ाते समय कहानी के रूप में समझाना, ठीक है। इतिहास पढ़ाते समय कहानी के रूप में समझाना। उसके बाद आपकी जो दूसरी है वो है विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, यानी विद्यार्थी प्रश्न पूछे, चर्चा करे और गतिविधियां में भाग ले, ठीक है, जैसे समूह चर्चा या प्रोजेक्ट कार्य करवाना। क्लियर? ये इसकी 2 विशेषता हो जाएंगी सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाठ्य पुस्तक की परिभाषा लिखिए। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, तो काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं लिखिए, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं आप देखेंगे यहाँ पे, पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की गई पुस्तक जिसमें विद्यार्थियों को किसी भी विषय का ज्ञान व्यवस्थित रूप से दिया जाता है उसे पाठ्य पुस्तक कहते हैं, ठीक है। जैसे कक्षा 8 के इतिहास या भूगोल की पुस्तक, ठीक है। क्लियर?
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है भाई, इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण इकाई की कोई दो विशेषताएं लिखी। शिक्षण इकाई की आपको दो विशेषताएं लिखनी है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे दो विशेषताओं की, ठीक है। शिक्षण इकाई की दो विशेषताओं में पहला उद्देश्य स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। पहली विशेषता है उद्देश्य स्पष्ट होते हैं, ठीक है। इकाई पढ़ाने से पहले यह तय किया जाता है कि विद्यार्थियों को क्या सिखाना है, ठीक है। आप इकाई योजना बनाएंगे तभी तो आप तय करके जाएंगे ना घर से कि मुझे आज इस क्लास में इतना पढ़ाना है और ऐसे पढ़ाना है, ठीक है, क्लियर। इतिहास की इकाई मुगल साम्राज्य आपको पढ़ाना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए। दूसरी विशेषता देखें, विषय को छोटे भागों में बांटा जाता है। विषय को छोटे भागों में बांटा जाता है ताकि विद्यार्थी आसानी से समझ सकें, ठीक है। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य, ठीक है, छोटे छोटे खंडों में बांट कर ही आप पढ़ाते हैं। जैसे बाबर को अलग पढ़ा दें आप, अकबर को अलग पढ़ाएं, औरंगजेब को अलग पढ़ाएं, तीनों को एक साथ ना मिला कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इकाई पाठ्य योजना का अर्थ एवं परिभाषा लिखाइए। इकाई पाठ्य योजना का अर्थ आपको लिखना है और उसकी परिभाषा भी आपको लिखनी है, ठीक है, इकाई पाठ्य योजना की। तो सबसे पहले हम अर्थ जानेंगे इकाई पाठ्य योजना का जो अर्थ है वो क्या है। किसी एक विषय या अध्याय को पढ़ाने के लिए पहले से बनाई गई योजना को इकाई पाठ्य योजना कहते हैं, ठीक है। किसी एक विषय या अध्याय को पढ़ाने के लिए पहले से बनाई गई योजना को इकाई पाठ्य योजना कहते हैं। आप क्लास में जा रहे हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उस यानी कोई यूनिट पढ़ा रहे हैं, आप तो पहले तैयार करके जाएंगे ना कि मुझे इस सब्जेक्ट में ये वाली यूनिट पढ़ानी है और ऐसे पढ़ानी है, वही क्या है, इकाई योजना है, ठीक है, पाठ्य योजना, ठीक है, इकाई पाठ्य योजना। अब इसकी परिभाषा जानेंगे उदाहरण सहित, ठीक है। किसी विषय की एक इकाई को पढ़ाने के लिए उद्देश्य, सामग्री, विधि और मूल्यांकन का योजनाबद्ध विवरण बनाया जाता है, उसे इकाई पाठ्य योजना कहते हैं, ठीक है, क्लियर। किसी विषय की एक इकाई को पढ़ाने के लिए उद्देश्य, सामग्री, विधि और मूल्यांकन का जो योजनाबद्ध विवरण बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे इकाई पाठ्य योजना कहते हैं, ठीक है, क्लियर। जैसे भूगोल की इकाई भारत की नदियाँ पढ़ाने की योजना, ठीक है, जैसे आप भूगोल में इकाई आपकी भारत की नदियाँ पढ़ाने की योजना आप ये बना के जाते हैं और क्लास में पढ़ाते हैं, तो यही इकाई पाठ्य योजना होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान के कोई दो योगदान लिखिए। सामाजिक विज्ञान के आपको कोई दो योगदान लिखने, आपको तो पता ही नहीं क्योंकि आप ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के कोई दो योगदान लिखिए। तो सामाजिक विज्ञान के आपको योगदान लिखने हैं। पहला योगदान आपका समाज के बारे में ज्ञान देता है, ठीक है। सामाजिक क्या करता है, समाज के बारे में ज्ञान देता है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान से हमें समाज, संस्कृति और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये सामाजिक विज्ञान ही तो देता है हमें समाज की जानकारी, संस्कृति और इतिहास के बारे में। कौन बताता है हमें, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। भारत का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन कहाँ से सीखने को मिला, कहाँ से देखा आपने, सामाजिक विज्ञान से सीखा, ठीक है। दूसरा योगदान देखें, अच्छे नागरिक बनने में मदद करता है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान क्या करता है, अच्छे नागरिक बनने में मदद करता है। ये हमें अधिकार और कर्तव्यों के बारे में सिखाता है। मतदान करना नागरिक का कर्तव्य होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इतिहास का अर्थ बताइए। इतिहास होता क्या है, इतिहास के बारे में आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं हम आपको, ये पहले पूछे गए हैं, ठीक है। इतिहास क्या होता है, इतिहास के बारे में बताइए। आपको इतिहास की परिभाषा, इतिहास का अर्थ लिखिए, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं इतिहास वह विषय है जिसमें अतीत यानी बीते हुए समय की घटनाओं, व्यक्तियों और सभ्यताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, ठीक है। इतिहास हमें बताता है कि पहले क्या हुआ था, क्यों हुआ और उससे क्या सीख मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। थोड़ा आप अपने अकॉर्डिंग भी शब्द जोड़ के लिख सकते हैं, बना के लिख सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छा और पूरा नंबर मिलेगा। थोड़ा और सरल तरीके से जानेंगे उदाहरण से, ठीक है। सरल शब्दों में जाने, अतीत में घटित घटनाओं का वर्णन और अध्ययन ही इतिहास कहलाता है, ठीक है। अतीत में घटित घटनाओं का वर्णन और अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत की
स्वतंत्रता का आंदोलन, ठीक है, भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन, प्राचीन सभ्यताएं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, महान व्यक्तियों के जीवन और कर्तव्य, इन सब का अध्ययन ही इतिहास में किया जाता है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाल श्रम का अर्थ आपको लिखना है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाल श्रमिक बनने के किन्हीं 2 कारणों को लिखिए, ठीक है, बाल श्रम का अर्थ लिखना है आपको, बाल श्रमिक बनने के किन्हीं 2 कारणों को लिखना है, ठीक है, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो बाल श्रम होता क्या है, ठीक है, बाल श्रम का अर्थ जानेंगे पहले। तो जब कम वर्ग के बच्चों से पढ़ाई के बजाय मजदूरी या काम कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बाल श्रम कहते हैं। यानी कि 14 वर्ष जो कम बच्चे होते हैं उनसे आप काम करवाते हैं पढ़ाई की जगह, ठीक है, मजदूरी कराना, ईंटों के भट्टों पे भेजना, किसी दुकान में काम करवाना, चाय की ठेली लगवाना, तो ये क्या है, बाल श्रम है, ठीक है, छोटे बच्चों से काम करवाना बाल श्रम कहलाता है। यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, ठीक है। ये इंडिया में बैन है, 14 वर्ष से बच्चों पे आप काम नहीं करवा सकते हैं, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं इसके कारण, जो इसकी जो मुख्य कारण, 2 कारण लिखने हैं, बाल श्रम के 2 कारण देखेंगे। तो 2 कारण में सबसे पहले हम आपको बताएंगे, जो मुख्य कारण होता है वो होता है गरीबी, ठीक है, मेन कारण होता है गरीबी। गरीब परिवारों में पैसे की कमी होने के कारण बच्चों पर काम पे भेज दिया जाता है, नहीं बच्चों पे काम कराया जाता है। कोई बच्चे होटल में, कोई ढाबे या दुकानों में काम करते हैं, ठीक है, क्लियर, जिसे हम आपको पहले बता चुके हैं। और दूसरा आप यहाँ पे समझेंगे, शिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी, कुछ परिवार शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं और बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, ठीक है। ये माता पिता होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें पता नहीं रहता है कि एजुकेशन से क्या होता है, तो वो क्या है, बच्चों को काम पे लगा देते हैं, अपने घर गृहस्थी में रख लेते हैं, ठीक है, उनको पढ़ा नहीं पाते हैं सही ढंग से। गाँव में कई बच्चे पढ़ाई छोड़कर खेतों या कारखानों में काम करने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शैशवावस्था की प्रमुख संवेदनाओं या उल्लेख कीजिए, शैशवावस्था की प्रमुख संवेदनाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो शैशवावस्था होती है वो जन्म से लगभग 2 वर्ष तक होती है, ठीक है। शैशवावस्था में बच्चे में कई प्रकार की संवेदनाएं विकसित होती हैं, शैशवावस्था में बच्चे के अंदर कई प्रकार की संवेदनाएं विकसित होती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी संवेदनाएं, वो संवेदनाओं के बारे में बात करेंगे। तो प्रमुख संवेदनाओं के बारे में बताएंगे आपको, स्पर्श संवेदना यानी कि टच, स्पर्श संवेदना में यानी टच, बच्चा छूने से चीज़ों को क्या करता है, महसूस करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए माँ के स्पर्श से बच्चा शांत हो जाता है, उसे पता है कि ये मैं एक सुरक्षित जगह हूँ, ये मम्मी है मेरी, ठीक है। दूसरी संवेदना देखेंगे, दृष्टि संवेदना। दृष्टि संवेदना यानी कि बच्चा धीरे धीरे चीज़ें देखना और पहचानना सीखता है, ठीक है, ये दृष्टि संवेदना हो जाएगी, जैसे माँ का चेहरा पहचानना उदाहरण के लिए। और तीसरी आपकी श्रवण संवेदना, इसमें क्या होता है, बच्चा आवाज़ सुनकर प्रतिक्रिया देता है, ठीक है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को आप आवाज़ देते हैं, गोलू मोलू उनके नाम से पुकारते हैं, तो बच्चा उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है, जैसे घंटी या माँ की आवाज़ सुनकर मुस्कुराना, ठीक है। चौथी संवेदना देखेंगे आप, स्वाद संवेदना। इसमें क्या होता है, ये टेस्ट है, यानी कि टेस्ट बच्चे को स्वाद के अकॉर्डिंग, या बच्चा स्वाद के आधार पर चीज़ें पसंद या नापसंद करता है, ठीक है। वो खाने यानी मीठा दूध पसंद करता है बच्चा, ठीक है। आप कोई बच्चा होता है वो खट्टी चीज़ें पसंद करता है, तो वो स्वाद के अनुसार ही तो पहचानता है, ठीक है। स्वाद के आधार पर चीज़ें पसंद या नापसंद करना, ये किस में आएगा, स्वाद संवेदना में आएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाएं लिखिए। संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाएं आपको लिखनी है। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ जानेंगे। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है सोचने, समझने और सीखने की क्षमता का विकास, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है, सोचने और समझने की क्षमता का विकास होता है, ठीक है, क्लियर। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। संवेदी प्रेरक अवस्था, ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊं जो संवेदनात्मक जो वो है ये किसकी है, जीन पियाजे की है, ठीक है। बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है, ठीक है। ये 0 से 2 वर्ष तक होती है, कौन सी, संवेदी प्रेरक अवस्था, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्ट में पूछ लेता है संवेदी प्रेरक अवस्था की आयु बताइए, तो 0 से 2 वर्ष, खिलौनों को पकड़ना और मुंह में डालना, ठीक है। ये कब करता है बच्चा, संवेदी अवस्था में करता है, ठीक है।
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अब तक पूछी गई है वो ये पूछी गई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सबसे ज़्यादा पूछी गई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसकी अवस्था है, तो जीन पियाजे ने बताई गई है ये। और ये कितने वर्ष की होती है, 2 से 7 वर्ष की होती है। आप PYQ में देखेंगे बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या संक्रियात्मक अवस्था की आयु बताइए तो 2 से 7 वर्ष होती है। ये किसने दी थी, किसने बताई ये अवस्था, तो ये जीन पियाजे ने बताई, ठीक है। बच्चा भाषा सीखता है और कल्पना करता है, बच्चा भाषा सीखता है और कल्पना करता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। गुड़िया या खिलौनों से खेलना, क्लियर। उसके बाद आती है आपकी ठोस संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। बच्चा तर्क और वास्तविक चीज़ों को समझने लगता है, ठीक है। गणित के सवाल वगैरह हल करना, ठीक है। 7 से 11 वर्ष का बच्चा होता है तब की बात है जी। चौथी आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 वर्ष से आगे की होती है, ठीक है। बच्चा तर्क और विचारों के आधार पर निर्णय लेने लगता है, समस्याओं का विश्लेषण करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक स्तरीकरण के आधारों का उल्लेख कीजिए। सामाजिक स्तरीकरण, तो सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ जानेंगे सबसे पहले कि सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ होता क्या है, ठीक है। फिर उसके प्रमुख आधार जानेंगे। तो समाज में लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति, शिक्षा, जाति, पद आदि के आधार पर अलग अलग स्तरों में बांटना सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है, ठीक है। समाज में जितने भी लोग रहते हैं, काफ़ी लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक होती है, यानी काफ़ी लोग गरीब होते हैं, काफ़ी लोग अमीर होते हैं, काफ़ी लोग एजुकेशन यानी पढ़े लिखे होते हैं, काफ़ी लोग अनपढ़ होते हैं। जाति सभी की अलग अलग होती है, पद आदि के आधार पर इन सभी चीज़ों के बारे में यानी आर्थिक स्थिति, शिक्षा, जाति, पद आदि के आधार पर जो समाज में लोग रहते हैं उनको अलग अलग स्तरों में बांटे, यानी कि ये शिक्षित लोग अलग हो जाए, अनशिक्षित लोग अलग हो जाएं, जो गरीब लोग हैं वो अलग हो जाए, अमीर लोग अलग हो जाए, ऐसे बांटना सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है, ठीक है, क्लियर। अब सामाजिक स्तरीकरण के जो प्रमुख आधार हैं उनको जानेंगे। कौन कौन से, आर्थिक स्थिति यानी कि धन, पहला आर्थिक स्थिति यानी समाज में अमीर और गरीब के आधार पर लोगों का स्तर अलग होता है, ठीक है, यानी व्यापारी और मजदूर, ठीक है, क्लियर। शिक्षा में देखेंगे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति को समाज में अधिक सम्मान मिलता है, डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक, ठीक है। जैसे आपकी अभी जॉब नहीं लगी तो आपको समाज वाले अलग नज़रिए से देखते होंगे, और जब आपकी जॉब लग जाए ना फिर उनका नज़रिया बदल जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा सम्मान मिलेगा, ज़्यादा इज्जत करेंगे सभी लोग आपके समाज के, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जाति, ठीक है। जाति में नहीं, भारत में जाति भी सामाजिक स्तर तय करने का एक आधार रह गई है, ठीक है। सामाजिक स्तर तय करने का आधार रह गई है। काफ़ी लोगों की जाति जो बड़ी ऊंची जाति के हैं उनको ज़्यादा सम्मान मिलता है, जो नीची जाति के लोग हैं उन्हें कम सम्मान मिलता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको समाज में देखने को मिलती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं अलग अलग जातियों की सामाजिक स्थिति कैसी होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट दे पद और शक्ति। पद और शक्ति हैं जिस व्यक्ति के पास अधिक अधिकार है और पद होता है उसकी स्थिति कैसी होती है, ऊंची होती है, जैसे अधिकारी और सामान्य कर्मचारी, ठीक है। जैसे आप कलेक्टर को ही देख लो, कलेक्टर का जिसके पास पद है तो उसको ज़्यादा इज्जत मिलेगी, उसकी स्थिति ज़्यादा ऊंची होगी, ठीक है, उसे ज़्यादा लोग सम्मान करेंगे। और जो छोटा मोटा सा कर्मचारी है उसको अलग नज़रिए से देखें, ठीक है, उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। इसलिए इन सभी अधिकारों के कारण समाज में अलग अलग वर्ग या स्तर बन जाते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बचपन बचाओ आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बचपन बचाओ आंदोलन पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। तो बचपन बचाओ आंदोलन भारत का एक सामाजिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य बाल श्रम समाप्त करना और बच्चों को शिक्षा व सुरक्षा देना था, ठीक है। बचपन बचाओ आंदोलन भारत का एक सामाजिक आंदोलन है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था, यहाँ पे देखिए, जिसका उद्देश्य बाल श्रम को समाप्त करना और बच्चों को शिक्षा व सुरक्षा देना था, ठीक है, क्लियर। इस आंदोलन की शुरुआत कैलाश सत्यार्थी ने की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो ये कैलाश सत्यार्थी ने की थी, ठीक है। तो इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो जानेंगे। जो बाल श्रम के जो मुख्य उद्देश्य हैं, बाल श्रम को ख़त्म करना, जो बचपन बचाओ आंदोलन के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो पहला उद्देश्य इसका बाल श्रम को ख़त्म करना, बच्चों को स्कूल भेजना और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है। तो उद्देश्य अगर आपसे पूछता है तो आप ये लिख सकते हैं
और तो मैंने आपको समझा दिया है कि बाल श्रम पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, 2-3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर भी आप देख सकते हैं, इस आंदोलन के माध्यम से हजारों बच्चों को कारखानों, होटलों और ईंट भट्टों से मुक्त कराकर स्कूल भेजा गया है, ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन से, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये आपकी 908 पेपर की तीसरी क्लास आज कंप्लीट होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की इस क्लास को 2-3 बार देख लें और बंटी क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लें। मैं आपसे बोल रहा हूँ नोट्स परचेज कर लें। नंबर नोट करेंगे 72 40 28 72 81, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे और नोट्स परचेज कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और ये क्लास देख लो, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम से, ठीक है, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आ रहे हैं, आपको सारे क्वेश्चनों को एक दूसरे से जोड़ते हुए लेके आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट है भैया, और सारे के सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। नोट्स आपको 2-3 बार पढ़ लेने हैं, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप अच्छे से एग्जाम में लिख के आ पाओगे, ठीक है। तो क्लास को लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया है जिन बच्चों ने, और नोट्स परचेस नहीं किया है वो नोट्स परचेस कर लो। और जितने बच्चे पहली बार जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले। और भी इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप की, तो वहाँ पे तीनों जगह ज्वाइन हो जाओ। जैसे ही कोई न्यू अपडेट्स आती है, न्यू क्लास आती है, सबसे पहले वहीं पे हम उसका लिंक डालते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जुड़े रहोगे, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।